क्या आप एक फैक्ट्री चलाते हैं? क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में 10 या फिर 20 या फिर उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों आपने अपना पीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है? तो यकीन मानो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हो। इन फ्यूचर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आपके दरवाजे पर नोटिस आ सकता है और इससे आपको काफ़ी भारी पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपका बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हो या फिर बंद भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सलूशन दूंगा जिसकी वजह से आपकी पूरी घबराहट ख़त्म हो जाएगी और आपका पूरा 100% सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में पीएफ ईएसआईसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ और ईएसआईसी क्या होता है और ये कब कंपलसरी हो जाता है और ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, और अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आपको कितनी पेनाल्टीज लग सकती हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, पीएफ एक रिटायरमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई है, जिसमें एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12% और सेम कंट्रीब्यूशन 12% ही बिजनेस ओनर, जिसकी कंपनी है, जो ओनर है, वो भी सेम परसेंटेज 12% एम्प्लॉय के पीएफ फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। इस फंड को एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के बाद या फिर इमरजेंसी में, या अगर वो चाहे तो उसके पहले भी वो उस पीएफ को विड्रॉल कर सकता है। अगर विड्रॉल करना चाहता है वो खुद से भी विड्रॉल कर सकता है। अगर किसी और की हेल्प से विड्रॉल करना अगर उसको नहीं आता है तो हमें भी कांटेक्ट कर सकता है, हम भी उसका पीएफ विड्रॉल कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में पीएफ कब कंपलसरी हो जाता है। अगर आपकी कंपनी में, अगर आपके बिजनेस में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या फिर 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 तक है, तो उस केस में पीएफ कंपलसरी हो जाता है। आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे ईएसआईसी की, यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये बेसिकली एक हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए। इस स्कीम में एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 0.75% कंट्रीब्यूट करेगा अपनी इस स्कीम में, और कंपनी एम्प्लॉयज़ के ईएसआईसी अकाउंट में 3.25% कंट्रीब्यूट करेगी। ये गवर्नमेंट ने स्कीम इसलिए बनाई है कि अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ हो जाता है तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये एक इंश्योरेंस है। मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और भी अदर मतलब कि बेनिफिट्स हैं इसके, तो इस केस में एम्प्लॉयज़ को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये अप्लीकेबल कब है, कंपनीज़ के ऊपर ये अप्लीकेबल कैसे है। अगर कंपनी में 10 एम्प्लॉई या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनकी सैलरी 21,000 तक है, तो आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। ये हो गया ईएसआईसी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, अगर आपने इन दोनों पीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और अगर आपके फैक्ट्री में 20 या फिर 10 उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो आपको क्या क्या पेनाल्टीज़ आ सकती हैं, आपको क्या क्या नोटिसेज आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से सुनना। अगर आपने पीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो पीएफ एक्ट के अंदर आपको क्या क्या पेनाल्टीज लग सकती हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, 5,000 से 15,000 तक आपको पर मंथ के हिसाब से पेनाल्टी लग सकती है। उसके बाद नंबर 2, और 12% से 25% तक आपने जितना अमाउंट पे नहीं किया है, आपके ऊपर जब से अप्लीकेबल था पीएफ और ईएसआईसी, आपने जितना अमाउंट पे नहीं किया है उस पे आपको 12% से 25% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। उसके बाद नंबर 3, सीरियस केस में आपको जेल भी हो सकती है। अगर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपने काफ़ी सालों से ये प्रोविज़न फॉलो नहीं किया है, तो आपको इस केस में जेल भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ईएसआईसी एक्ट के अंडर क्या आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। नंबर 1, ईएसआई एक्ट के अंदर आपने जितना अमाउंट पे नहीं किया हुआ है
आपको उसका डबल अमाउंट पे करना पड़ सकता है। उसके बाद नंबर 2, इंस्पेक्टर खुद आके आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन कर सकता है। और नंबर 3, आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं अगर आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया तो आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट आपका डेटा ऑनलाइन चेक करती है। अगर आपने कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे आप MSME में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, GST में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ की डिटेल डाली जाती है, MSME में तो डाली जाती है, अगर आपने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल फिल कर रखी है तो गवर्नमेंट वहाँ से आपको पकड़ सकती है और आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता है, आप अगर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल पे आपका डेटा चेक कर रही है तो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में 10 या फिर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और आपके पास PF ESIC का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, आप जमा नहीं करवा रहे हो, तो ऑटोमेटिक सिस्टम नोटिस जनरेट करके आपके घर पर भेज सकता है। अब हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का। आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए PF और ESIC के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PF के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो नंबर 1, बिजनेस का पैन होना चाहिए, GST सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कैंसिल चेक होना चाहिए आपके पास, और होना चाहिए एम्प्लॉयज़ की डिटेल। आपके यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके पैन कार्ड होना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ESIC के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो नंबर 1, आपका बिजनेस जो भी आपकी कंपनी है उसका पैन कार्ड होना चाहिए, और होना चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होनी चाहिए विद सैलरी डिटेल आपके पास। तो दोस्तों, इन दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता है, ESIC और PF के पोर्टल पर ऑनलाइन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इनकी मंथली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, ECR जनरेट करना पड़ता है। अगर आपने किसी मंथ में किसी एम्प्लॉयज़ का PF और ESI नहीं काटा हुआ है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अब मैं आपको जानता हूं कि आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि मैं बिजनेस देखूं या फिर ये लीगल कंप्लेंसेस करूं, रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, रिटर्न फाइल करूं। तो आपको इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूं यहाँ पे, आपको मैं बताऊंगा। आप केवल और केवल अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। लीगल कंप्लेंसेस, PF ESI का रजिस्ट्रेशन, आपके रिटर्न्स, वो सब आप मेरे पे छोड़ दो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रिटर्न फाइल करवानी है, ESIC और PF के रिटर्न फाइल करवानी है, तो आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका कंप्लीट हैंडल कर दूंगा। ESI रजिस्ट्रेशन, PF रजिस्ट्रेशन, इनकी रिटर्न्स, ECR, चालान, सारी चीज़ें मैं आपकी हैंडल कर दूंगा। बस आपको अपने सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। आप हमें सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर, अपना कांटेक्ट, अपनी मेल ID सारा इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर किसी दोस्त को भी चाहिए आपके, तो आपके नोन में अगर कोई भी है उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं बेस्ट सर्विसेज दूँगा एकदम रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।